This October, history meets the future at the grand stage of Jaipur Dialogues Annual Summit 2024. 3 days, over 80 powerful voices, more than 15 riveting sessions. Join thought leaders, scholars, and changemakers as we embark on a journey of reclaiming Bharat. Be a part of this transformative experience. Let's reclaim, redefine, and reimagine Bharat together. Register now. इज़राइल और ईरान का युद्ध जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग फेज़ में जा चुका है। तो इज़राइल ने अभी तक ईरान पर सीधा आक्रमण नहीं किया है, लेकिन इज़राइल ने हिज़्बुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को मार दिया। उसके बाद नसरुल्लाह के अगले वाले सैफुद्दीन को मार दिया, और उसके बाद सैफुद्दीन का अगर कोई सक्सेसर अनाउंस होना था जो सबसे अधिक संभावित था कासमी करके, उसको भी मार दिया। और उसके बाद नेतन्याहू जाते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि भाई देखिए हमने चीफ को भी मार दिया, चीफ के सक्सेसर को भी मार दिया, चीफ के संभावित सक्सेसर को भी मार दिया, और कोई भी आएगा तो उसको भी हम मार देंगे। हिज़्बुल्लाह घुटनों पे आ गया है। हिज़्बुल्लाह ने युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया है, और हिज़्बुल्लाह ने कहा है नहीं, हमास से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो अपना युद्ध विराम का इस प्रस्ताव दे रहे हैं, जिसको इजराइल ने बिल्कुल सही काम करते हुए रिजेक्ट कर दिया। ऐसे दरिंदों की, ऐसे दुष्टों की यही सज़ा है। और आगे की भी मैं बता देता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। आगे जो है वो इजराइल हिज़्बुल्लाह को पूरी तरह से नष्ट करेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि ईरान पर सीधे हमला करने से पूर्व उसको हिज़्बुल्लाह को पूरी तरह से नष्ट करना आवश्यक है। पूरी तरह से नष्ट करने का अर्थ यह है कि उनकी जो पूरी मिसाइल लॉन्च कैपेबिलिटी है उसको उन्हें समाप्त करना है पहले। इसमें थोड़ा समय अवश्य लग सकता है, हो सकता है 2-4 हफ्ते और लग जाए, लेकिन एक बार जब हिज़्बुल्लाह के उन्होंने ऊपर की पूरी जो स्ट्रक्चर है वो समाप्त कर दी, क्योंकि हमास के जो लोग थे वो गाज़ा में नहीं रहते थे। हमास के जो लोग थे वो क़तर में रहते थे, कोई ईरान में रहता था, कोई और तुर्की में रहता था, कोई और दूसरी जगहों पर रहता था, कुछ अमेरिका में भी रहते थे। वो गज़ा में नहीं रहते थे। गज़ा में उनके केवल मिलिट्री कमांडर्स उपस्थित रहते थे। हिज़्बुल्लाह का मामला दूसरा था। हिज़्बुल्लाह के सारे कमांडर्स जो थे वो लेबनान में थे। लेबनान काफ़ी बड़ा देश है, वो गज़ा की तरह कोई 300 स्क्वायर किलोमीटर का छोटा सा इनक्लेव नहीं है। लेबनान बड़ा देश है, तो उन्होंने सोचा कि वो लेबनान में पूरी तरह से सुरक्षित है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे घूम सकते हैं, जैसे चाहे वैसे मज़े ले सकते हैं। लेकिन वो सारा का सारा मज़ा इजराइल ने निकाल दिया। अब आगे क्या होने वाला है, पहले स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको क्या होने वाला है। पहले हिज़्बुल्लाह को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज़ किया जाएगा, घुटनों पर लाया जाएगा। उनका कमांड स्ट्रक्चर पहले ही समाप्त हो चुका है, उनका कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर पहले ही समाप्त हो चुका है। अब उनके जो वो मिलिट्री आर्सेनल है, उस मिलिट्री आर्सेनल को कंट्रोल करना है, और वो पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप जो होगा वो होगा ईरान के तेल संयंत्रों पर हमला। अब ईरान के तेल संयंत्रों पर हमले से पूरे विश्व को समस्या आने वाली है। अब चूंकि ये पूरे विश्व को समस्या आने वाली है, इसलिए अमेरिका बहादुर जो है, आप जानते हैं वो कितना स्वार्थी एक देश है, तो वो इजराइल से कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा होगा तो फिर जो है ये अभी हमारा इलेक्शन होने वाला है, वो पूरी आपकी ये सारी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी और हंगामा हो जाएगा और हल्ला हो जाएगा। तो ये यूएस इलेक्शन की वजह से डिले हो रहा है, ये भी आप जान लीजिए। तो यूएस इलेक्शन से पहले फ्लेयर अप नहीं चाह रहा अमेरिका। और ये भी जान लीजिए कि इजराइल जो है वो इसी अस्त्र से ब्लैकमेल भी कर रहा है अमेरिका को। कह रहा है कि आप और सहायता दीजिए, आप और पूरा का पूरा हमको कमिट कीजिए, और आप अपनी सेफ्टी शील्ड यहाँ लगाइए, नहीं तो मैं ईरान पे हमला कर दूंगा। अमेरिका हाथ जोड़ के बैठा हुआ है कि भैया अभी हमला मत करना, अभी हमला मत करना। अभी हमला कर दिया तो हमारी कमला आंटी का क्या होगा, हमारी कमला आंटी समाप्त हो जाएंगी। सऊदी अरब भी कह रहा है कि भैया ये मत करना।
हमारा जो गल्फ़ का जो रस तनूरा वाला जो टर्मिनल है, जिससे हमारी आधी से ज़्यादा सप्लाई होती है, वो ठप हो जाएगा, क्योंकि आपने इनके संयंत्रों पर हमला किया तो ये बंद कर देंगे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को। गल्फ़ की जो एंट्री है उसको बोलते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब जलडमरू होता है, वो तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जलडमरू मध्य। तो हॉर्मुज को वो बंद कर देंगे। हॉर्मुज को बंद कर देंगे तो सारे के सारे फंस जाएंगे। फंसेगा कतर भी, जो कि ईरान का मित्र है। सऊदी अरब और यूएई तो फिर भी बच जाएंगे, क्योंकि यूएई ने अपने टर्मिनल्स जो हैं वो अरेबियन सी में विकसित कर रखे हैं। जो फुजैरा उनकी जो अमीरात है, वो फुजैरा का जो तट है वो अरब सागर के ऊपर है, तो वहाँ से वो कर सकते हैं एक्सपोर्ट अपना। और इनका यानबू में रेड सी में सऊदी अरब का दूसरा टर्मिनल है। हालांकि वो काफ़ी महंगा, थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि असंभव है। तो इज़राइल जो है अब ना केवल हिज़्बुल्लाह की ऐसी तैसी कर रहा है, अमेरिका के भी मज़े ले रहा है और रूस के भी मज़े ले रहा है। आप कहेंगे भाई रूस के मज़े कैसे ले रहा है? जी हाँ, रूस की और उसकी जो है वो भी अंदर अंदर वो हो गई है कि भाई ठीक है, आप बीच में नहीं पड़ोगे। रूस ने कहा बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। जैसे ही ईरान ने रूस के एयरबेस पे जहाज़ उतारा और अपने जो वेपन्स थे वो वहाँ पे अनलोड किए और एक वेयर हाउस में रखे, रूस ने खबर कर दी इसराइल को कि भाई यहाँ रखे हैं, लो, और इजराइल ने उनको उड़ा दिया। खेल खत्म। तो इसके बाद ये दूसरा स्टेप है, और दूसरा स्टेप कब होगा? मुझे लगता है कि चुनाव समाप्त होने की प्रतीक्षा की जाएगी, उसके बाद होगा, यानी 5 नवंबर के बाद। 5 नवंबर को है संभवतः यूएस के इलेक्शन। उसका अगला स्टेप क्या होगा? उसका अगला स्टेप होगा इस्फहान प्रोविंस में नतान्ज नाम का जो परमाणु संयंत्र है, जो उनकी परमाणु फैसिलिटी है, जिसको उन्होंने डीप इन दी माउंटेन्स गुफाएं बना बना के और वहाँ बनाया हुआ है, उसके ऊपर हमला होगा। और उसके ऊपर हमला कैसे होगा? क्योंकि उसके लिए बहुत अधिक एक्सपर्टीज़ चाहिए। उसके लिए जो है वो यूएस के बॉम्बर्स चाहिए। वो बॉम्बर्स इजराइल के पास नहीं है। तो यूएस, मैंने आपको बताया, यूएस भी ये कह रहा है कि यार ये न्यूक्लियर वाला मामला मत करो। इजराइल कह रहा है हम तो करेंगे। तो ये रस्साकशी चल रही है, और ये रस्साकशी चल के और कुछ न कुछ इसका हल निकलेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये यूएस इलेक्शन के बाद ही होगा। उसके पहले यदि होता है तो ये समझ जाइए कि जो नेगोशिएशन चल रहे हैं इसराइल और यूएस के बीच में वो फेल हो गए। और उसके बाद नेतन्याहू ने ये तय कर लिया कि भाई हमें तो डेमोक्रेट्स को नहीं आने देना है, क्योंकि यदि फ्लेयर अप हो गया उसके पहले, इलेक्शन के पहले, तो इसका नुकसान सीधे सीधे कमला आंटी को होने वाला। तो ये काम तो भाई नेतन्याहू कर रहे हैं। और नेतन्याहू ने ये भी कह दिया है, साफ साफ बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि ये जो मास्टर फेथ सिंड्रोम है इस्लाम का, हम इसको समाप्त करके रहेंगे। इस विश्व में यदि रहना है तो सबको समभाव से रहना पड़ेगा। एक मज़हब ये कहे कि नहीं हम सबसे सुपीरियर हैं, बाकी सबके सब जो हैं वो हमको जजिया दे, ये नहीं चलेगा। ये जो कुछ भी इनकी थियोलॉजी है वो इनके लिए हो सकती है, ये दूसरों के ऊपर थोप नहीं सकते। भारत को भी देर सवेर यही रुख अपनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत तो इतना अधिक, मैं कहूँगा सहिष्णु तो नहीं कहूँगा, इतना अधिक मूर्ख है कि अपने आप को, यानी कि हिंदू धर्म को समाप्त करने वाली देवबंदी आइडियोलॉजी का जो मुख्यालय है देवबंद में, सहारनपुर में, उसको पूरा प्रश्रय दिया हुआ है। प्रश्रय दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे। भाई ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ डिस्ट्रक्शन है। फ्रीडम ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीडम ऑफ रिलीजन में नहीं परमिटेड है।
इसी तरह से वो हमारे जो बरेलवी लोग हैं वो पूरे के पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, आपके मज़ार जिहाद करके, लैंड जिहाद करके। अब उसके विरुद्ध तो आपको पता है कि वक्फ का कानून जो है वो भी अमेंड करके एक तरह से न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, और लैंड जिहाद के विरुद्ध भी स्थान स्थान पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट वाले जो जज साहिबान हैं वो अभी तक ऑन बोर्ड नहीं है, लेकिन आ जाएंगे, क्योंकि पैरवी बहुत ज़बरदस्त हो रही है, विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो ये जो हनूद और यहूद, इसका जो एक गठजोड़ होना हुआ फ्यूचर में, भविष्य में जो दिख रहा है, उसमें हनूद को थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। हनूद का क्या है कि हनूद अपने आप को अपना इतना इनसिक्योर नहीं समझता। नेतन्याहू से हमें निश्चित रूप से कुछ सीखने की आवश्यकता है, यहूदियों से भी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। और यहूदी तो तब सीखे जब मुश्किल से कुछ लाख बचे थे दुनिया में। अरे भाई, हम तो अभी भी 100 करोड़ से ऊपर हैं, 120-130 करोड़ हैं दुनिया में। हमें तो अभी ही सीखना है, और नेतन्याहू की भांति ही अपने आप को पूरे विश्व में असर्ट करना है, असर्ट करके अपनी एक पहचान पूरे विश्व में स्थापित करनी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।